Hello friends, good morning to all of you. Dear friend, in last lecture we had studied about a respiration process, a respiration in human beings and animals, plants, etc. And today now we will be discuss about the sensitivity, sensory organ and transpiration process. ये जो आज का जो क्या नाम है लेक्चर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही छोटे शब्दों में मतलब संक्षिप्त में आपको ये दे दिया जा रहा है, आप इस पे कॉन्सेप्ट बना लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं संवेदनशीलता क्या होती है। संवेदनशीलता को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। किताबी भाषा में मत जाइएगा, सीखिएगा कि हम लोग के जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। संवेदनशीलता को हम एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। अब उद्दीपक क्या होता है और प्रतिक्रिया क्या होती है, इसको हम एग्जाम्पल्स के रूप में अभी बोलूँगा, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप संवेदनशीलता को बस ये जानिए कि वातावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं, यानी कि उद्दीपकों के प्रति, उद्दीपक मतलब इसको स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करना, क्या करना, प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाती है। तो इतना छोटा सा डिफिनीशन है जिसमें दो ही वर्ड आ रहा है, क्या, उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो इन दोनों को हम क्या नाम है, दो ही वर्ड आ रहा है, स्टिमुलस क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होता है। इसको एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, आप कोई गर्म चीज़ है और गर्म चीज़ आपको अचानक क्या नाम है छुला दी जाए या टच करा दिया जाए तो आप अपना हाथ क्या करते हो, पीछे की तरफ खींच लेते हो। तो ये संवेदनशीलता कहलाया। और इस संवेदनशीलता में जो गर्म चीज़ है वो उद्दीपक है और आपका हाथ का पीछे खींच लेना क्रियाशीलता कहलाता है। जैसे एक अन्य जो आराम से समझ सकते हो ये आप इस तरह से समझ लो कि छुई मुई का पौधा होता है, मिमोसा पिंडिका बोलते हैं। छुई मुई का जो पौधा होता है उसको हम टच करते हैं तो वो मुरझा जाती है, ये संवेदनशीलता कहलाएगा। यानी कि छुई मुई के पौधे को टच करने पे मुरझा जाना संवेदनशीलता छुई मुई का कहलाएगा। लेकिन इसमें उद्दीपक क्या है और प्रतिक्रिया क्या है, तो टच करना उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और टच करने के बाद प्रतिक्रिया क्या हुई, वो मुरझा गई। तो यानी कि उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया को ही हम संवेदनशीलता बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे लिए ठंडी है, अगर हाथ से छुला दें, यानी कि अगर छुला दिए तो वो क्या नाम है हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। कोई सुई से आपको क्या नाम है तुरंत थोड़ा सा चुभो दे तो आप हाथ को क्या करोगे, पीछे खींच लोगे। उस कंडीशन में जो गर्म वस्तु है या ठंडी वस्तु है या जो सुई है वो उद्दीपक कहलाती है और आपके हाथ का पीछे की तरफ खींचना क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। तमाम सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख लो, मान लो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे चले हो और मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, उसी समय क्या नाम है एक कुत्ता है और वो कुत्ता आपको दौड़ाने लगे, तुरंत अचानक आपको क्या करे, दौड़ाने लगे। आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है अगर कुत्ता दौड़ाएगा तो आप क्या होगे, भागोगे। ये संवेदनशीलता है उसमें। अब इस संवेदनशीलता में आपको उद्दीपक क्या है और प्रतिक्रिया क्या है, कुत्ते को देख के, यानी कि कुत्ता यहाँ पे क्या है, उद्दीपक है और आप जल्दी से भागने लगोगे, ये क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया कहलाएगा। तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो अभी हम गाड़ी चला के आ रहे हैं और साइलेंसर क्या होता है, गर्म होता है। बस में गाड़ी चला के कोई आया और साइलेंसर एकदम गर्म होता है, कोई जाके ऐसे चपक जाए तो तुरंत वो क्या करेगा, पैर सटाए थोड़ी नहीं रहेगा, वो तुरंत उससे क्या करेगा, दूर की तरफ खींचेगा। ये संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल है जिसमें वो गाड़ी का जो साइलेंसर होता है वो उद्दीपक होता है और आपका पैर का पीछे की तरफ खींचना क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। तो तमाम सारे एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप क्या आपने पढ़ा, संवेदनशीलता क्या होता है, दो लाइन में बस, दो वर्डों में बस, कि उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना संवेदनशीलता कहलाता है। और कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। लेकिन ये जो संवेदनशीलता होती है वो संवेदी अंगों के कारण होती है। यदि हम किसी चीज़ को देख के हम ये समझ सकते हैं कि वो ठंड है कि गर्म है, वो कैसा है, किसी चीज़ को हम देखते हैं या किसी को चीज़ को हम सूंघ के बता सकते हैं कि क्या बन रहा है। जैसे आप कुछ बनता है, कहते हो यार छोला बन रहा है, यार नॉनवेज बन रहा है, बस में ये चीज़ें जो होती हैं ये संवेदनशीलता है। लेकिन ये संवेदनशीलता कैसे आती है,
तो वो आती है संवेदी अंगों के द्वारा। यानी कि संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो हमें आभास कराते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, कोई वस्तु काली है कि गोरी है, कोई वस्तु तीखा है कि मीठा है, कोई वस्तु क्या है, किस आकार का है, चौड़ा है, गोल है, कोई वस्तु जो है वो कैसा है, ठंडा है कि खुरदुरा है, कोई जगह जो है प्लेन है कि खुरदुरी है। इन सारी चीज़ों को एहसास करने वाले आर्गन को ही हम क्या बोलते हैं? संवेदी अंग या सेंसरी आर्गन के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में 5 सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं, 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। कान पाया जाता है, नाक पाया जाता है, आँख पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, त्वचा पाई जाती है। सबका वर्क भी आप जानते हो, लेकिन आपको सिलेबस में थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए साइंटिफिक वे में क्या होता है। तो कान जो होता है वो श्रवण इंद्रिय कहलाता है। कान जो होता है वो क्या कहलाता है? श्रवण इंद्रिय कहलाता है। यह केवल कान जो होता है वो सुनने में ही सहायता नहीं करता है, बल्कि ये सुनने के साथ साथ हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का भी क्या करता है? काम करता है। अक्सर क्या होता है, आप सड़क पे चलते रहते हो और पीछे से हार्न आता है, तुरंत हार्न बजते कहीं अपने आप को अपने बैलेंस बना के आप पीछे की तरफ या जहाँ पे भी आपको जगह मिलता है आप वहाँ पे चले जाते हो। तो कान एक क्या होता है, क्या नाम है, सारे इंपॉर्टेंट है। कान एक क्या होता है? इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है जो सुनने के साथ साथ क्या करता है? हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। जो सबसे नॉर्मल श्रवण क्षमता होती है मनुष्य की, जो सामान्य श्रवण क्षमता होती है वो 20 डेसिबल की होती है, या उसी को हम बोला जाए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इससे अगर ज़्यादा अगर इसकी साउंड की वेलोसिटी हो, साउंड की क्या नाम है, ध्वनि हो, तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है? नुकसानदायक हो सकती है। आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, कान के पर्दे क्या हो सकते हैं? फट सकते हैं। तो संवेदी अंगों में हमने कान की बात की, ईयर की बात की है। तो ईयर क्या होता है? सुनने में सहायक करता है। जैसे आप अक्सर अगर बीटीसी में हो तो एक सुबोपली वर्ड पढ़ते हो, सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। यानी कि अगर कान नहीं रहेगा तो आप सुन नहीं पाओगे, यानी कि आपकी जो पठन की प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। पूर्ण तरीके से आप क्या नाम है? सीख नहीं पाओगे। तो सुनने में श्रवण इंद्रिय का महत्वपूर्ण रोल होता है कान का, जो शरीर के संतुलित भी करता है। और सामान्य मनुष्य की जो श्रवण क्षमता होती है वो 20 डेसिबल की होती है। अगर हर्ट्ज के रूप में हर्ट्ज की बात करें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और जो कि लाभदायक होती है, मतलब इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे अधिक होगा तो नुकसानदायक होगा। जो वायुयान होते हैं, जो जेट वायुयान होते हैं, इनकी जो हर्ट्ज होती है, ध्वनि होती है, वो काफ़ी अधिक होती है। ध्वनि वाले सेक्टर में आपको पढ़ना होगा। जो दूसरा संवेदी अंग हमारे शरीर में पाया जाता है वो होता है नाक। जो वो दूसरा होता है वो नोज होता है। नोज भी एक इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन पाए होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो क्या करता है? गंध और दुर्गंध के बारे में बताता है। जो क्या करता है? गंध और दुर्गंध के बारे में बताता है। हम ये महकते हैं, कोई परफ्यूम लगा तो कितना अच्छा महक रहा है, कई सड़क के किनारे से जा रहे हैं, सड़ी गली चीज़ें हैं तो महकते हैं तो कहते हैं दुर्गंध आ रहा है। ये सारी चीज़ों को एहसास कराने वाला जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? नाक के नाम से जानते हैं। कुत्तों बिल्लियों में ये ज़्यादा ही क्या होता है? डेवलप होता है। तीसरा जो है वो आँख है। मनुष्य को अगर जीवन सही तरीके से जीना है तो सेंसरी ऑर्गन में आँख का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आँख जो होती है वो क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें होती हैं उसको दिखाने का काम करती हैं। ये आँख दिखाती है, ये बताती है कि कोई सामने वाली वस्तु कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका माप कैसा है, अंधेरा है कि उजाला है, गड्ढा है कि ऊंचा है। ये सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहोगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं? आँख होती है। इसके बाद भी जो क्या नाम है, जो सेंसरी ऑर्गन आता है उसके बाद उसको हम जीभ करते हैं। टंग के बारे में आपने स्पेशली पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपको बताया गया था कि कोई अगर चीज़ हम देखते हैं कि कड़वा है, मीठा है, नमकीन है कि खट्टा है, इस चीज़ की अगर जानकारी अगर कोई देता है हमारे शरीर में तो वो होता है, तो क्या होता है? टंग होता है, जीभ होती है। क्योंकि जीभ पे स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं और यही स्वाद कलिकाएँ स्वाद का ज्ञान कराती हैं। तो टंग जो होता है इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। जो लास्ट बचता है सेंसरी ऑर्गन के रूप में वो होती है स्किन, त्वचा। त्वचा जो होती है वो कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है, हम छू के देखते हैं, अरे ठंडा तो नहीं है, अरे गर्म तो नहीं है। यानी कि जो चीज़ें, कोई चीज़ है वो ठंडा है कि गर्म है। कोई सतह जो है, मान लो कोई व्यक्ति है जो क्या नाम है आँख से अंधा है, वो कैसे जानेगा कि कोई चीज़ क्या है? तो वो टच करके, जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है उसके हाथ में अगर नोट देते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा तुरंत बता देता है 100 का है कि 50 का है, 500 का है, 1000 का है, 2000 का है।
मतलब जो भी चीज़ें हैं, अभी तो 500 1000 के नोट नहीं चल रहे हैं, मतलब वो देख के बता देगा, क्योंकि उसको टच करने से ही, स्पर्श से ही क्या होता है, उसको अनुभव होता है। क्योंकि टच जो होता है यानी कि स्किन जो होती है उसका सेंसरी ऑर्गन का काम करती है, संवेदी अंग का काम करती है। कोई वस्तु वो देख के बता देता है खुरदुरा है, कैसे आप जानोगे कि कोई ये चीज़ क्या है, हमें खुरदुरी है या कुछ है, अगर आँख आपके पास ना हो तो। ये क्या होता है, जो क्या होता है, त्वचा जो होती है वो वस्तु ठंडी है, गर्म है, प्लेन है, खुरदुरी है, कैसी है, ये बताती है। जो अंधे व्यक्ति होते हैं त्वचा के द्वारा ही क्या करते हैं, स्पर्श करके चीज़ों को पढ़ते हैं, और इसी भाषा को, इसी लिपि को हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या होती है, जिसमें अंधे व्यक्ति क्या करते हैं, स्पर्श के द्वारा चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक था वो संवेदी अंग था, और संवेदी अंग कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना संवेदनशीलता कहलाती है, और संवेदनशीलता के लिए संवेदी अंग का होना जरूरी है। मनुष्य के अंदर 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, सब देखा। जो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा जो है वो है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आप जानते हो कि पौधा जो होता है वो पृथ्वी पर अगर पौधे न रहे तो जीवन ही नहीं व्याप्त होगा, और पृथ्वी पे जो पौधे होते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए खनिज लवण लेते हैं जल से, सॉइल से, और जल को भी लेते हैं। तो इसी से संबंधित एक टॉपिक आता है वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन क्या कहलाता है। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे आवश्यकता से अधिक जल को अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड बताऊंगा, एक वाष्पोत्सर्जन होता है, एक गटेशन होता है। तो गटेशन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर भी मैं बता दूंगा। उसमें भी पौधा होता है, बात समझ में आया? उसमें भी क्या होता है, पौधा होता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन में आवश्यकता से अधिक क्या होता है, जो जल होता है उसमें पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में जल को निकाल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक जल का पौधों की पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। गटेशन क्या कहलाता है, ठीक ऐसी ही प्रक्रिया होती है। इसमें भी पौधे आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों के द्वारा ही, लेकिन वो वाष्प के रूप में नहीं बल्कि जल की बूंद के रूप में क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको गटेशन बोलते हैं। और जब पौधे आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में, वो 3 प्रकार से होती है। यानी कौन कौन सी प्रकार से होती है, पहले को हम बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। एक ऐसा वाष्पोत्सर्जन जो रंध्र के द्वारा होगा उसको हम बोलते हैं क्या, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और पौधों में सामान्यतः पौधों में 90% पौधों में जो होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या होती है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। जो दूसरा क्या होता है वो क्यूटिकल होता है, उपत्वचीय ट्रांसपीरेशन, यानी कि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। लगभग 3.9% जो होता है, 3.9% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पौधों में होती है वो उपत्वचीय के द्वारा होती है। यानी कि एक ऐसा वाष्पोत्सर्जन जो उसकी उपत्वचा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा होता है, तो उसी को ऐसे वाष्पोत्सर्जन को हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जो तीसरा होता है वो उसको हम बोलते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जब वातरंध्रों के द्वारा, यानी कि जो काष्ठी पौधा होता है जिसमें लकड़ी बन जाता है, ऐसे पौधों के तनों और शाखाओं पे उपस्थित जो वाष्परंध्र होते हैं, यानी कि रंध्र जो धसे होते हैं, उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसको हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और ऐसा वाष्पोत्सर्जन 1% होता है, यानी कि 1% पौधों में अगर वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो वातरंध्रीय के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के द्वारा होती है, यानी कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन तो आपने कह दिया कि आवश्यकता से अधिक जल का पौधों की पत्तियों के द्वारा क्या करना, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये हमको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करेंगे, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस।
देयर आर सो मेनी फैक्टर अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करना के मतलब क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो कम होगा या अधिक होगा, किन किन परिस्थितियों में होगा, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग या अफेक्टिंग फैक्टर बोलते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, यानी कि आवश्यकता से अधिक जल जो बन रहा है वो अधिक निकलेगा कम निकलेगा, कौन सा फैक्टर होता है। तो पहला फैक्टर जो होता है वो वायु की आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, फिर वायु की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि वायु में अगर क्या नाम है नमी आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं वायु की आर्द्रता। अगर वायु में नमी आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, इसको हमको देखना है। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि जब भी वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाती है, यानी कि पौधे आवश्यकता से अधिक जल को जल वाष्प के रूप में निकाल नहीं पाएंगे। जो निकालने की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है होती है वो वायु की गति होती है, स्पीड ऑफ एयर होता है। यानी कि जब भी क्या होता है वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखिएगा, वायु की आर्द्रता, वायु की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। तापमान अगर अधिक हो जाए या कम हो जाए तो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखना अगर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ती है। तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। एक और बचता है वायुदाब। वायुदाब जो होता है, अगर वायुदाब बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और क्या नाम है आपने संवेदी अंग देखा। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में कुछ अन्य चीज़ों के साथ आपके साथ आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो आपको लिंक दिया जा रहा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फ़ोन नंबर आपको दिया गया होगा उसके द्वारा आप पूछ सकते हैं बेझिझक। हम आप लोगों के लिए एकदम सही से हैं। इस कठिन परिस्थितियों में आप पढ़ते जाओ और अच्छे नंबर ले आओ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। चलो आज के लिए थैंक यू।